हाय फ्रेंड्स, मैं माधव आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड कैन प्ले विद मस्ती में। आज हम चैप्टर 2 करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक हम पिछली वीडियो में कर चुके, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वो वाली वीडियो भी। तो है हमारा सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन खालिफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। इसमें बताएंगे कि स्वराज का जो मीनिंग था डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए वो अलग था। ठीक है, तो हम टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। इसमें हम 3 मूवमेंट पढ़ेंगे, एक तो टाउन्स के बारे में, तो दूसरा कंट्री साइड में, और तीसरा प्लांटेशंस में। फिर अगली वीडियो में हम थर्ड टॉपिक करेंगे जो कि है टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। फिलहाल हम सेकंड टॉपिक करेंगे, ये रहा, differing strands within the movement. Movements in towns. तो ये मूवमेंट जो कि टाउन्स में हुई थी, ये हमारी मिडिल क्लास ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था इसमें। सबसे पहले तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए थे। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, वो हेडमास्टर्स प्रिंसिपल वगैरह, और लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस गिव अप कर दी थी। काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, काउंसिल सिलेक्शंस को हटा दिया था। लेकिन सिर्फ मद्रास में बचा था जो कि जस्टिस पार्टी उसमें थी, वो पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की थी, जिसने काउंसिल को एंटर किया था कि उनको कुछ पावर मिले जो कि पहले ब्रह्मास के पास होती थी। मतलब इसमें ये दे रखा है कि जो काउंसिल इलेक्शंस थे, मतलब इलेक्शन जो पार्टी थी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन सिर्फ मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, ये नाम इम्पोर्टेंट है याद करना, वो जो कि नॉन ब्रह्मास की पार्टी थी, वो उन्होंने ये काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं किए थे, और उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे पावर के लिए कि वो पावर ले पाएँ जो कि पहले ब्रह्मास के पास होती थी। इसमें अब क्या क्या हुआ था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स को लेना मना कर दिया था। लिक्वायर सोप्स पिकेटेड, दारू की जो सोप्स थी पिकेटेड कर दी थी, मतलब ये याद कर लेना, अ फॉर्म ऑफ ए डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ सोप फैक्ट्री और ऑफिस। सब ने इस शॉप में जाने के लिए मना कर दिया था इस शॉप में, और फॉरेन क्लोथ्स को जला डाला था। जो इम्पोर्ट आई थी फॉरेन से, या कह सकते हैं इंग्लैंड से, वो कुछ हाफ हो गई थी 1920 और 22 में, और जो वैल्यू आ जाती थी एक साल में वो 102 करोड़ से 57 करोड़ तक ही रह गई थी। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स में बहुत जगह रिफ्यूज़ कर दिया था फॉरेन गुड्स या फाइनेंस फॉरेन ट्रेड को लेने से। जैसे ये बॉयकॉट मूवमेंट आगे स्प्रेड हुआ, पीपल ने, जो कि लोग वगैरह थे, उन्होंने जो इंग्लैंड से कपड़े आते थे उनको मना कर दिया था और इंडियन वंस यूज़ करने लग गए थे। ऐसे ही मिल्स और हैंडलूम्स जो कि इंडिया में टेक्सटाइल प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। लेकिन जो सिटीज़ में एकदम से जैसे ये ऊपर जा रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसी तेज़ी से नीचे भी गया, बहुत ही स्लो डाउन हो गया, क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे। जैसे खादी क्लॉथ थे, was often more expensive than mass produced milk cloth and poor people could not afford to buy it। अब ये यहाँ पे जो मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ क्या होता है, जैसे एक फैक्ट्री है ये, जैसे फैक्ट्री
यहाँ पे एक या दो आदमी मिला के बहुत सारे क्लोथ ले लेते हैं, बहुत सारे क्लोथ्स ले लेते हैं। मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्लोथ बिना मेहनत के आ जाते, तो वो बहुत सस्ते मिलते हैं। और खाड़ी खाड़ी क्लोथ्स जो कि हम हाथों से बनाते हैं वो बहुत कम देर लगती है और बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, इसलिए पुअर पीपल उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बस ये लिखा है। ऐसे ही जो बॉयकॉट हुए थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, वो भी बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे, क्योंकि जैसे इन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जो कि ब्रिटिश वंश के अपोजिट में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ था। इसलिए जो टीचर्स और हेडमास्टर्स और हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर्स जो भी निकले थे गवर्नमेंट स्कूल से, उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो घर बैठ के क्या करते हैं। इसलिए इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से स्लो डाउन हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Students or teachers began trickling back to the government schools and lawyers joined back work in the government courts, क्योंकि कोर्ट्स इंडियन कोर्ट्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं बने थे ब्रिटिश वंश के अपोजिट में, तो इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स ने वापस से गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे थे और लॉयर्स ने भी अपनी गवर्नमेंट कोर्ट्स में अपनी जॉब वापस ले ली थी। अब पढ़ेंगे रेबिलियन इन कंट्री साइड। इसमें जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था कंट्री साइड में भी स्प्रेड हुआ। इस वाले सेकंड टॉपिक में, इस टॉपिक के सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीजेंट्स और ट्राइबल्स के बारे में, जो उन्होंने स्ट्रगल्स किए। सबसे पहले पीजेंट्स पढ़ेंगे जो अवध में रहते थे। वहाँ वो बाबा रामचंद्र से लेड हुए थे, मतलब उसके लीडर बन गए थे बाबा रामचंद्र। एक सन्यासी थे जो कि फिजी में थे, इंडेंचर्ड लेबरर। इंडेंचर्ड मतलब जो किसी के दबाव की वजह से काम करता है, उसे कहते हैं इंडेंचर्ड। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए, द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तलुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के मूवमेंट के ये मूवमेंट हुआ था तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में, जिन्होंने डिमांड किया था पीजेंट्स से हाई रेंट्स एंड अ वेराइटी ऑफ अदर सिसीज मतलब टैक्स, बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स और हाई रेंट्स उनसे डिमांड किया था। ठीक है, अब पीजेंट्स को बेकार करने के लिए भी फोर्स किया गया था लैंडलॉर्ड्स के फार्म में, जो बिना पेमेंट के। अब बेगर सुना था, बेकार क्या है? ये है बेकार, लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। या लेबर का मतलब है काम, और लेबरर का मतलब होता है वही वर्कर्स। ठीक है, चलिए। अब टीनेंट्स को एक और प्रॉब्लम होती थी, मतलब जो वर्कर्स वगैरह हैं, लेबरर्स को एक और दिक्कत होती थी कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी टेन्योर की, मतलब वो कभी भी काम से निकाले जा सकते थे। तो ये उनको और ज़रूरत थी, इससे भी सिक्योरिटी की भी उनको बहुत ज़रूरत थी। उनके पास कोई राइट नहीं था लीज्ड लैंड की, मतलब उनके पास उनको कुछ पैसे नहीं मिलते, ना ही उनके पास राइट था लैंड से बाहर निकलने का। मतलब जैसे वो लैंड में काम कर रहे हैं, वो उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो उनका ना जो लिंक होता है ना, जहाँ पे वो रहते थे, वो टूट जाता था। अब वो रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू मांगते थे, मतलब उनसे जो पैसे या खाना जो भी लेके जाते थे उनको। अब पीजेंट्स को क्या क्या चाहिए होगा, ये सारा लिखा है कि कोई रेवेन्यू से रिडक्शन चाहिए थी, एबोलिशन ऑफ बेगार चाहिए था,
और एक और द सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, मतलब उनको ना ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स को बायकॉट करना था, मतलब उन कुछ उनसे काम नहीं करवा, मतलब उनको इग्नोर करना था एक तरह से। अब बहुत सारे प्लेसेस में नाई, धोबी और बांस ऑर्गेनाइज हो गए थे पंचायत से टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स, उनकी ताकत को कम करना कह सकते हैं, ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन, मतलब बार्बर्स तो वही हो गया नाई, और धोबी हो गया वॉशरमैन। मतलब जो बार्बर्स थे, मतलब उनकी कटिंग जो करते थे वो उनको नहीं करने दे रहे थे, मतलब नाई को मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था लैंडलॉर्ड्स को कि उनकी कटिंग नहीं करनी बालों की, और वॉशरमैन की उनको उनके कपड़े वगैरह कुछ धोने नहीं है। अब जो 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू वो अवध के विलेजेस में चले गए, उन्होंने विलेजर से बात की और उनको अंडरस्टैंड करवाया ग्रीवेंसेस। ऐसे लैंड की कोई ज़रूरत है नहीं, ये याद रख लेना बस कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू गए थे विलेजर्स के पास अवध में, बस और कुछ नहीं। अब अक्टूबर में औध किसान सभा सेटअप हुई थी, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। अब जो अक्टूबर में एक औध किसान सभा सेटअप हुई थी, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ बाकियों से भी, उनका नाम दे रखा है। ये बाबा रामचंद्र जो अभी हम शुरू में पढ़ा था हमने, ये जो सन्यासी थे, ठीक है। कहाँ गए हम, हाँ ये रहे। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around this region. फिर उस औध किसान सभा में एक मंथ में ही 300 ब्रांचेस सेटअप हो गए विलेजेस में, एक रीजन में, ठीक है। फिर जैसे आगे बढ़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू अ वाइडर स्ट्रगल। और कांग्रेस जो अवध पीजेंट स्ट्रगल चल रही थी उन उसको साथ में, उस स्ट्रगल के साथ में वाइडर स्ट्रगल, मतलब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको भी चलाना चाहते थे कि वो स्ट्रगल आगे बढ़े। द पीजेंट movement however developed in the forms that the Congress leadership was unhappy with। लेकिन जो पीजेंट मूवमेंट चल रहा था वो कांग्रेस लीडरशिप उससे हैप्पी नहीं थी, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे क्यों, और एक क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस लीडरशिप अनहैप्पी क्यों थी पीजेंट मूवमेंट से, तो आंसर ये हो जाएगा, अभी समझाते हैं कि जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1921 में, द हाउस ऑफ तिलकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। तिलकदार्स और मर्चेंट्स के हाउसेस को अटैक कर दिया, बाजार्स जो थे वहाँ पे उन्होंने चोरी कर ली, लूट कर दिया सारा कुछ, और ग्रेन होर्ड्स वर टेकन, जो भी खाना का सामान था वो सारे ले लिया था। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed to the poor। अब बहुत सारी जगह लोकल लीडर्स जो थे उन्होंने पीजेंट्स को बोला था कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि टैक्सेस नहीं देने हैं, और जो लैंड है रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग द पुअर, ठीक है। अब ये महात्मा गांधी के नाम से कुछ भी बता देते थे, कुछ भी जो भी एक्शन एस्पिरेशन जो भी कुछ भी करना था वो महात्मा गांधी जी के नाम से कुछ भी बकवास बोल देते थे। अब यहाँ पे ये जो लैंड किसी की भी नाम की है वो पुअर किसी को भी दूसरे को देना वो तो गलत बात है ना, तो वही बस ये काम तमाम हो गया था।
ये प्रॉब्लम आ रही थी पीजेंट्स के मूवमेंट में। अब जो शुरुआत में बोल रहे थे ट्राइबल और पीजेंट्स के, बोलेंगे अब ट्राइबल के बारे में कि ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज। इन्होंने भी अनदर वे में बोल दिया था कि स्वराज का मीनिंग उनके लिए भी अनदर वे में था। अब इन Guidam Hills of Andhra Pradesh, a military guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. एक गोइडम हिल्स था आंध्र प्रदेश में। फॉर इंस्टेंस अ मिलिट्री गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ था 1920s में, लेकिन जैसे कांग्रेस चाहती उसके अपोजिट में हुआ था। जैसे अदर फॉरेस्ट रीजन्स में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज कर दिया था, मतलब प्रिवेंट कर दिया था पीपल को वहाँ एंटर करने से, उनके कैटल को ग्रेज करने से, मतलब उनकी कैटल को वहाँ से ग्रास जो खिलानी होती है ना, वहाँ से मना कर दिया था, या फ्यूल वुड और या फिर फ्रूट कलेक्ट करने के लिए ट्राइबल पीपल को मना कर दिया था। इससे वहाँ के पीपल को थोड़ा सा बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं फिलहाल। ना ही उनकी लाइवलीहुड्स इफेक्ट हुए थे, लेकिन साथ में ही उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी डिनाइड कर दिए थे, उन्होंने ये सोचा। फिर जब गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कंट्रीब्यूट बेगार, मतलब वही बेगार जो हमने पहले समझाया था कि दूसरों को बोलना, फोर्सफुली दूसरे के लैंड में काम करवाना बिना पेमेंट के। उनको क्या है कि रोड बिल्डिंग में हेल्प करो, तो वो हिल पीपल रिवोल्ट भी उतरा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उनमें आ गया और वो रिवोल्ट के लिए उतर आए। अब जो पर्सन जिसने इसे लीड किया उस ट्राइबल पीपल्स को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन था, लिखा है। अब उस पर्सन का नाम था अलूरी सीताराम राजू। उसने क्लेम किया कि उसके पास बहुत ही स्पेशल पावर्स है, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जो वो आगे की बात बता सकता है, अब पीपल्स को बचा सकता है किसी भी खतरे से, और वो जिंदा रहेगा अगर उसने गोलियां खाई तो भी। फिर उसने कहा कि वो रूप है भगवान का। उसने ये प्रोक्लेम किया कि वो भगवान का रूप धरती पर आया है। वो ग्रेटनेस बताता है महात्मा गांधी की, वो इंस्पायर करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसने कुछ अच्छी बातें की, जैसे वो ग्रेटनेस बताते हैं महात्मा गांधी की ट्राइबल पीपल को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंस्पायर किया था और पीपल को एनकरेज किया था खादी खादी क्लोथ्स वियर करने के लिए, और ड्रिंकिंग को मना कर दिया था कि मत पियो ये। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आई कि उसी टाइम पे उसने उसका एक महात्मा गांधी से अपोजिट एक था, क्या बोलते हैं, एक अपोजिट थिंकिंग उसकी थी राजू की महात्मा गांधी से। वो था कि उसे कहता था कि इंडिया अगर लिबरेट हो सकती है, मतलब आज़ादी पा सकती है, तभी अगर वो फोर्स, मतलब नॉन वायलेंस से काम नहीं करेगी, मतलब वो फोर्स से काम करे वायलेंस के साथ। ये नोट नॉन दो नेगेटिव कर दिए, मतलब वायलेंस के साथ और फोर्स से जब काम करेगी तभी इंडिया को वो मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी, मतलब फोर्स के साथ करो। यहाँ पर महात्मा गांधी कह रहे थे कि नॉन वायलेंस करो, वहीं यहाँ पे राजू कह रहा था कि फोर्स के साथ करो, मतलब वायलेंस के साथ करो। ये अपोजिट थिंकिंग होगी दोनों में ही। The Guidam rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। अब जो गुइडम रिबल्स जो हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर
उसी के बारे में बता रखा है कि उस चीज़ ने अटैक किया पुलिस स्टेशंस को, अटेम्प्ट किया किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। मतलब जो जैसे राजू कहता ना कि वायलेंस होनी चाहिए फोर्स के साथ, तो उसी के लिए पुलिस स्टेशंस पे हमला किया, किल किया ब्रिटिश ऑफिसर्स को, और ये वाला वारफेयर कंटिन्यू रखा स्वराज अचीव करने के लिए। और आखिरी में राजू कैप्चर कर गया और मर गया 1924 में, और वो याद रहा वो फोक हीरो के नाम से। लास्ट में राजू को कैप्चर कर दिया, पकड़ लिया ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, और 1924 में मर गया और उसे फोक हीरो की तरह मनाया गया। अब वो फोक हीरो मानने लग गया था, मतलब वो उसके बाद फोक हीरो के नाम से याद रहने लग गया। ठीक है, तो इसी बात पे राजू की कहानी ख़त्म हुई, उसे फोक हीरो के नाम से जाना गया। और अब हम पढ़ेंगे स्वराज इन प्लांटेशंस। ठीक है, वर्कर का भी अलग स्वराज का थिंकिंग थी, जैसे महात्मा गांधी की अंडरस्टैंडिंग में उनमें फूट फूट के भर रखी थी। अब वो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कॉन्फाइड स्पेस विच दे वर एनक्लोज्ड, and it meant retaining a link with the village which they had come। मतलब अब महात्मा उनकी जब स्वराज अलग थी, मतलब वो चाहते थे कि उनको फ्रीडम मिले, एक जगह से बाहर निकल पाए जो जहाँ पे उनको बंद कर रखा था कॉलोनियल का जो कब्जा था ना इंडिया में, उसकी वजह से उनको बंद कर रखा था। और उनको क्या प्लांटेशन वर्क ख़त्म करके असम में जो चल रहा था वो ख़त्म करके ही जाओ, इसलिए उनको फ्रीडम मतलब जो राइट टू मूव फ्रीली था वो उनको नहीं मिल रहा था। ये याद रख लेना इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 का, कि क्या हुआ था जिससे प्लांटेशन वर्कर्स को एक जगह जो टी गार्डन्स चल रहे थे वहाँ से निकलने की मंजूरी नहीं दी जा रही थी, और अगर वो मांगते भी थे तो उनको बहुत रेयरली ही मिलती थी, मतलब ना के बराबर। इसलिए वो जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते थे, उस एक्ट का नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 की। ये पूछा जाता पेपर में। ठीक है, जब उन्होंने सुना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, तब थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइंड द अथॉरिटीज़, उन्होंने प्लांटेशन वर्क को लेफ्ट किया और होम के लिए चले गए। मतलब जो जैसे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो वैसे ही थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने अपना काम छोड़ के चले गए अपने घर के लिए, अपने हैदर घर के लिए। वो सोचते थे गांधी राज एस्टेब्लिश होने वाला है, वो कमिंग मतलब एस्टेब्लिश होने वाला है, और सबको थोड़ी थोड़ी लैंड मिल जाएगी देयर ओन विलेजेस में, तो हम उनको कहीं बाहर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको घर पे अपना सारा काम मिल जाएगा। लेकिन जैसे वो प्लांटेशंस वर्कर्स अपने घर की ओर जा रहे थे, अपने फील्ड से घर की ओर जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जा पाए अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि बीच में जो रेलवे स्ट्राइक और स्टीमर स्ट्राइक थी, इसकी वजह से वो पुलिस की वजह से कोर्ट हो गए, ब्रूटली बीटन अप हो गए, मारे गए वो। मतलब क्योंकि रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक थी तो वो अपने घर पहुंच नहीं पाए, तो उसी वक्त पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनको बहुत बुरी तरह मारा, जिसकी वजह से वो मर गए फिर। अब जो विजन्स ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय कांग्रेस प्रोग्राम, मतलब ये जो विजन, ये जो भी काम हुआ ना प्लांटेशंस वर्कर्स के द्वारा, वो कांग्रेस ने नहीं बनाया था। अब उनका मतलब इनका भी स्वराज का जो मीनिंग था वो अलग था। वो क्या था कि सबको फ्रीडम मिल जाए, और जब भी वो स्वतंत्र भारत की बात सुनते थे वो इमोशनली ऑल इंडिया एगिटेशन, मतलब सब पूरी इंडिया आज़ाद हो जाए, इसके इमोशनली इसके बारे में सोचने लग जाते थे। और वो सोचते थे कि जैसे ही स्वराज आएगा, उनका मतलब क्या था स्वराज के लिए, जैसे ही स्वराज आएगा
वैसे ही उनकी सफरिंग्स और जो भी ट्रबल्स है वो ओवर हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये छोड़ी छोरा जो 1922 में चल रहा था उसकी तस्वीर दिखा रखी है। ये सब नीचे लेट रखे हैं सब। ठीक है, अभी अगला टॉपिक है टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमने ये सेकंड टॉपिक भी इस वीडियो में ख़त्म कर दिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती। थैंक यू।